चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल और बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। आप लोग एक बार फटाफट से नोट करके आंसर देना, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है और क्वेश्चन लिख लो, चूज द करेक्ट रिलेशन। आपको करेक्ट रिलेशन चूज करना है और आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है V पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है बेटा, और लैम्डा के बीच का, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं A और B, मतलब ये B पार्टिकल है, ये A पार्टिकल है, ठीक है बेटा। ये B और A पार्टिकल बने हुए हैं। अब आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, A, B, C और D। एक में बोलता मास ऑफ A इक्वल टू मास ऑफ B है, एक में बोलता मास ऑफ A इज ग्रेटर देन मास ऑफ B है, एक में बोलता मास ऑफ B इज ग्रेटर देन मास ऑफ A, और एक में बोलता है कि मास ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू मास ऑफ B है। आपको ये सिलेक्ट करना है कि इस ग्राफ के लिए कौन सा करेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आपका पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा का कर्व है, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, इतने आप लोग इसको ट्राई करो। मैं इतने एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। P पोटेंशियल है, P पोटेंशियल है भाई, लैम्डा वेवलेंथ है, P पोटेंशियल है। चलो अच्छा, आपको करेक्ट रिलेशन चूज करना है इसमें भी। पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा का करेक्ट रिलेशन चूज करना है, ठीक है। कि कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, या किस ग्राफ से कौन सा करेक्ट रिलेशन आएगा, ठीक है। और आंसर बताना, ठीक है। इसके लिए ले लो 2-4 मिनट, फिर बढ़ेंगे आगे। बनी? कोई बात नहीं बनी? चलो देखो, मैं करवाता हूं। इधर देखो, अगर आप फॉर सपोज आप देखिए, सेम पोटेंशियल मान लीजिए। अगर मैं सेम पोटेंशियल की बात करता हूं, सेम पोटेंशियल की बात, तो आपको ये पता है कि ये आपका क्या है, लैम्डा बी, और ये पॉइंट क्या है आपका, लैम्डा ए। तो एट सेम पोटेंशियल लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए होगा, यस और नो। और आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला करवाया था, लैम्डा इज एच अपॉन एम वी करवाया था, इन विच लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
मास। तो अगर लैम्डा बी ज्यादा है तो मास ऑफ बी कम होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ ए से, तो ये रिलेशन ये सही बैठ गया। क्या आपको बात समझ में आई? इजी ना? ये ट्राई कर चुके हो कि करना है अभी? क्या लग रहा है कौन सा आंसर सही होना चाहिए? बता बेटा, क्या लग रहा है इसमें से ABCD में से कौन सा रिलेशन करेक्ट बैठना चाहिए? ए रिलेशन सही बैठना चाहिए। वाई? एक रिलेशन था आपके पास लैम्डा इज h बाय पी, तो आपको ये पता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? P। यस और नो? तो लैम्डा और P इनवर्स है। इनवर्स का कर्व यूं होता है नीचे की तरफ, जैसे ये कर्व है ना, ये इनवर्स का है, पर ये आंसर नहीं है क्योंकि यहां पे P नहीं है, यहां पे 1/P है। तो लैम्डा का रिलेशन एक बार आप P के साथ देखो, देख लिया, नहीं पर मिला हमें। अब लैम्डा का रिलेशन 1/P के साथ देखो, तो 1/P के साथ तो डायरेक्ट है। अरे लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और इसको देखो 1/P और लैम्डा डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब बीच में से सीधा, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गॉट इट बेटा? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग करना, ठीक है उसको। चलिए भाई क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल भी देता हूं साथ साथ। अ डाई एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अ डाई एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ lambda and re-emits the same energy and re-emits the same energy into two photons of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively. ठीक है, the wavelength lambda related to lambda 1 and lambda 2 as ए पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई
चले बेटा जी, बढ़े आगे के नहीं बढ़े, बोलो बढ़ जाएं आगे, यस और नो? आगे बढ़ जाते हैं, सुनो बात देखो, इधर देखो। A dye absorbs a photon of wavelength lambda and re-emits the same energy into two photons of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively. The wavelength lambda related to lambda 1 and lambda 2 as। अब आप ये देखो कि यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा कौन सा, तो मुझे समझ में आती है कि एनर्जी का कोई फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और वही एनर्जी दो में ब्रेक हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू E1 प्लस E2। वो एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा, जो लैम्डा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा था, और ये क्या हो जाएगा बेटा hc बाय लैम्डा 1 प्लस hc बाय लैम्डा 2। hc से hc क्या हो गया, कैंसिल। 1 अपॉन लैम्डा इज 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। अब 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। पर आपको लैम्डा पूछा है, 1 अपॉन लैम्डा नहीं पूछा, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब ये ऑप्शन देख लो कहाँ दिया हुआ है, बी पार्ट इज योर राइट आंसर। गॉट इट? आगे बढ़े, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं नेक्स्ट यहां पे इतने में। Be+3 एंड ए प्रोटोन and a proton accelerated by the same potential full stop. Their de Broglie wavelengths have the ratio इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पता करना है, ठीक है। व्हेन एज्यूम मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा पूरा ही लिख देता हूं, चलो। ऑप्शन दिया हुआ है रेशियो का 1:2, 1:1, 1:4, ठीक है। चलो कर लो, ट्राई कर लो, ये क्वेश्चन हटा देते हैं।
तेरा क्या आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा। चलो इधर देखो, मैं करके बताता हूँ। इधर देखो, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आपको एटम दिया हुआ है बेरिलियम। बेरिलियम पे चार्ज कितना दिया हुआ है? प्लस का 3। उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? फोटोन के साथ। फोटोन है, अरे प्रोटॉन है, सॉरी। उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? प्रोटॉन के साथ हो रहा है। एक्सेलरेटेड विद द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल इसमें सेम है। तो सबसे पहले तो आपको ये, अच्छा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या निकालना है? रेशो। तो आपको सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ मैं अगर बताऊं प्रोटॉन के केस में तो क्या होगी? फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाओगे, √2mEV। पहले मैंने ये फॉर्मूले का सिलेक्शन क्यों किया? क्योंकि मेरे को सेम पोटेंशियल वहां पे मेंशन था। अब ये m क्या होता है? ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है, कोई दिक्कत है? और ये E क्या होता है? E आपका चार्ज होता है। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है। ये कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये E की वैल्यू ये होगी। ये फंडा क्लियर है? अब आपको निकालना है लैम्डा किसके लिए? बेरिलियम +3 के लिए। तो h/√2, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में इसका मास कितना होगा एक बार देख लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, और इसका मास नंबर कितना होता है? 9। तो अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हो गए बेटा? 4। और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 9 - 4 कितने हो गए? 5। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी आता है। बेरिलियम पे चार्ज कितना है? तो इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है? पर ना सुनो, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इसे तो हटा दो पिक्चर से ही। अब आप ये देखो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास उसमें सेम दे रखा है, और ये टोटल मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं? 9। तो जो आपने मास ऑफ प्रोटॉन यहां लिखा है वो मैं 9 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो यार ये सॉल्व। बेरिलियम के लिए मैं मास 9 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूं? अच्छा सुनो, ये E क्या था? चार्ज। बेरिलियम पे चार्ज कितना है? +3, यानी कि 3 यूनिट चार्ज है, तो 3E लिख दूं। और पोटेंशियल सेम था तो पोटेंशियल को भी लिख दूं। अब इनका क्या कर दो? रेशो। H से H क्या हो गया? √2 से √2 क्या हो गया? MP से MP क्या हो गया? E से E क्या हो गया? V से V क्या हो गया? कैंसिल। यहां पे बचा पता है क्या है? ये 9 रूट से बाहर जाके और यहां पे 1 हो गया। तो ये आंसर आ गया 1/3√3, और ये डी पार्ट आपका आंसर हो गया 1:3√3। गॉट इट? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसे हटा दूं? कौन सा ई? अच्छा ये वाला छोड़ दूं, ठीक है। डन डन। चलो देखो, एक क्वेश्चन और दे दूं या टॉपिक कर लें? एक टॉपिक ही कर लेते हैं, चलो। एक सुनो, हेडिंग बनाओ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें लिखो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर
accurate values of position and momentum accurately and simultaneously in a microscopic particle या of a microscopic पार्टिकल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले 2 पॉइंट बता देता हूँ। ये बात किसके लिए करेगा हाइजेनबर्ग? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। और ये क्या रहा है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ये कह रहा है कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम, या मोमेंटम अगर आपको नहीं बोलना तो आप बोलो पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी में बैठा और 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और मैंने आपको बोला कि मैं इतने टाइम के लिए चला, तो आप मेरा डिस्टेंस बता दोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा के, यस और नो। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऐसे चला और तुझे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये बताना है, ठीक है, तो तू कैसे बताएगा? तो सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो आपको वैसे ही दिख रही थी, बड़ी थी, माइक्रोस्कोपिक थी, ये तो देखना पड़ेगा। अच्छा, ये देखोगे किससे? इसके लिए क्या लगा देते हैं? माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। अच्छा, कोई भी चीज दिखती कैसे है? पहले उस पे लाइट पड़ती है, वो चीज जिसको देखना है वो लाइट एब्जॉर्ब करती है और वो फिर एमिट करती है जो आपको माइक्रोस्कोप से दिखती है, ये सॉल्व नो। मतलब वो एमिट करेगी जो आपको दिखेगी, इस केस में माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे। बोलो, अब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, इतना कम है इलेक्ट्रॉन का मास कि जब इस पे रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को घूम करके जो यहां जाना चाहिए था वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से। तो क्या आप एक्यूरेट डिस्टेंस बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। एक्यूरेट पोजीशन बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। जब ये आने वाली रेडिएशन इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी भी आप एक्यूरेट बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, कुछ और वेलोसिटी हो गई होगी। अरे बोलो यार। तो इसको मैथमेटिकली इसने कैसे समझाया? मतलब इसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसने यूं दिया कि ये कहता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये h/4π जितना होगा या इससे बड़ा होगा। अब मोमेंटम को अगर मैं ओपन करूं और इसको वेलोसिटी में चेंज करूं तो mv होता है, और ये जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे वो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π m यूज करेंगे। अब इसमें डेल्टा x क्या है? डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा v क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये फंडा समझ में आया? अच्छा, हाइजेनबर्ग का अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सिग्निफिकेंस ओनली किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक के लिए। मैक्रोस्कोपिक के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है ये भी एक बार देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मिलीग्राम का पार्टिकल लेता हूं। 1 मिलीग्राम का पार्टिकल आपके हिसाब से माइक्रोस्कोपिक है कि मैक्रोस्कोपिक है? मैक्रो है, क्योंकि वो दिख जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाता हूं, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू कर देता हूं फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूला क्या है? h/4πm। सुनो, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और नीचे क्या है? 4 इंटू पाई इंटू एम, मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू एम। मास कितना है? 1 मिलीग्राम। अच्छा, मेरा
H का यूनिट किस में, केजी में है, तो मैं 1 मिलीग्राम को किस में चेंज करूंगा, केजी में। 1 मिलीग्राम को जब आप केजी में चेंज करोगे तो पहले ग्राम में करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से मल्टीप्लाई करोगे किस में हो जाएगा, केजी में, तो 10 की पावर -6 केजी आएगा। अब आप आंसर चेकआउट करो और मैं आंसर अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, इसको अब सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -28 आएगा, केजी से केजी कैंसिल। तो आप ये देखो कि 10 की पावर -28 कितना ज्यादा कम है, अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कितना ज्यादा कम है, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक के पार्टिकल के लिए। और इसको आप वैसे फील करना चाहते हैं तो मैं जब गाड़ी पे जा रहा था तो मेरे पे लाइट स्ट्राइक करेगी, मेरी गाड़ी के लाइट से हिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, उसका मास बहुत ज्यादा है, बोलो ना यार। इसीलिए अनसर्टेनिटी का तो फिर कोई मैक्रोस्कोपिक के लिए सवाल ही नहीं। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटू 10 की पावर -34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और मैं आपको ये बोलूं कि 4 इंटू 3.14 इंटू मास, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, केजी से केजी कैंसिल, आंसर अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आया। आप देखिए कितना बढ़ गया आंसर, आंसर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अनसर्टेनिटी की एप्रिशिएबल वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो इसको कंसिडरेबल वैल्यू आ रही है, कंसिडर करना पड़ेगा हमें। अरे बहुत छोटी आ रही है, तो ये था सिग्निफिकेंस। इस टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रॉन और कोई भी 1 मिलीग्राम के पार्टिकल को मैक्रोस्कोपिक कुछ भी वेट लेके आप दिखा सकते हो। समझ में आ गया पूरा टॉपिक क्या चल रहा है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसका सिग्निफिकेंस है, मैक्रोस्कोपिक की कोई बात नहीं करेगा। हो गया। हटा दें बेटा, इसको हटा दें। चलो देखो क्वेश्चन लिखो फिर इसी बात पे एक।
बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, कोई नहीं। क्वेश्चन लिखिए, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम A golf ball has a mass of beta ji 40 gram and a speed of 45 meter per second. And a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, within the accuracy of 2%, calculate uncertainty in position. Calculate uncertainty in position. इसे कर लो सॉल्व। हो गया बेटा, हो गया। एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। हाँ 10 की पावर कुछ भी आ सकती है, बताओ तो सही क्या आ रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये।
किसका? ठीक है, चलो चलो सोल्व करके आंसर बताओ भाई। 2 इंटू 10 की पावर -27 नहीं, नाउ नहीं, चलो देखो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा और क्या दिया है। सबसे पहले मेरे को पूछा क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो मुझे पता लग गया कि यार ये हाइजेनबर्ग वाला फॉर्मूला है, डेल्टा x इज इक्वल इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4πm। ठीक है, मुझे ये निकालना है, बाकी सबको एक तरफ कर दो। इसकी वैल्यू डालो 6.626 इंटू 10 की पावर kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, 4 इंटू 3.14 इंटू मास किसका लेंगे, गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम, 40 इंटू 10 की पावर -3 kg। अब एक बात रहेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, पर वेलोसिटी आपको ये बोला है कि 45 मीटर पर सेकेंड तो है, पर वेलोसिटी की एक्यूरेसी केवल 2% है। मतलब वेलोसिटी केवल और केवल 2% ही है एक तरीके से। तो ये आएगा आपका 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको मल्टीप्लाई कर देना 0.9 मीटर पर सेकेंड से, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 1.46 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। कैसे आप देख लो, केजी से केजी क्या हो गया, कैंसिल, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। तो एक मीटर बच गया खाली, तो मीटर में आपका आंसर आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है कैसे करना था? गॉट इट? चलो एक क्वेश्चन और ले लो। थोड़ा टॉपिक अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ। राइट, एक क्वेश्चन जो हमारा पहले रह गया था उसको अब एक बार पूरा कर लेते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ गई तो वो यही कह रही है कि आप एक टाइम पे एक साथ वेलोसिटी और पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इन टोटल आपने अब तक यही सीखा है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। कॉल आ रहा है मेरा। ये लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, फिर उठाएंगे। अब जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर सकते हम। ओहो हो करना पड़ेगा एक बार। चलो देखो भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम emits a photon of wavelength lambda emits a photon of wavelength lambda and return in the ground state. And returns in the ground state, full stop. The
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट the principal quantum number of excited state is given by ए पार्ट दिया हुआ है लैम्डा इंटू आर, आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। आर एक ही जगह पढ़ा ना आपने, चलो क्या हो गया बेटा जी? अच्छा देख लेते हैं, तुम सॉल्व तो करो। सेम है, देखो करो, ट्राई करो। बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, करें डिस्कस। देखना पड़ रहा है, फॉर्मूला है भाई। चलो देखो, सुनो मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहले तो ना मेरे को ऑप्शन दिखे, मेरे को ऑप्शन में आर दिख गया और लैम्डा दिख गया, और मुझे ये समझ में आ गई कि मेरे पास आर तो एक ही फॉर्मूले में था, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जो रेडबर्ग्स ने दिया था, ठीक है। अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन जो है एन एक्साइटेड स्टेट नहीं पता कौन सी है, ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब वेवलेंथ तो क्या दी हुई है लैम्डा, रिटर्न्स इन ग्राउंड स्टेट, मतलब एक n क्या दिया हुआ है 1 और एक है आपका एक्साइटेड स्टेट। तो रेडबर्ग्स के फॉर्मूले में मेरे को ये पता था कि जो n1 है वो हमेशा छोटा होगा किससे, n2 से, ताकि आपका आंसर पॉजिटिव में रही है। सर नो, तो एक आपकी 1 है और एक आपकी एक्साइटेड स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है n1 आपको दे रखा है ना। तो ये क्या दिया आपको 1/1 माइनस 1/n2, नहीं n1 छोटा होगा, n2 बड़ा होगा भाई। n2 अगर n1 1 है और n2 2 है तो माइनस होके
पॉजिटिव में आंसर रहना चाहिए ना, इसलिए ठीक है, ये ठीक है। अच्छा 1/n2 का स्क्वायर हमें नहीं पता, और हाइड्रोजन एटम दिया तो 1 का स्क्वायर, और मुझे निकालना n2 का स्क्वायर। ये बात समझ गए आप? कुछ नहीं, अब सिंपल मैथ्स है। एक काम करो, पहले तो इसको यहाँ भेज दो, 1/r लैम्डा हो गया इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 1 माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको वहाँ भेज दो, 1/n2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा r हो गया। और मैं कहता हूँ इसको सॉल्व कर लो एक बार, तो लैम्डा r माइनस 1/λ r हो गया। और अब ना आप इसको इन्वर्स कर दो, क्योंकि आपको n2 निकालना था, तो इन्वर्स करने पर, और n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो ऑप्शन देख लो अब कौन सा आ रहा है, सेट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा जी। गॉट इट। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।